हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वायरल हिंदी टीवी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक और नई स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आपको हर वीक में 1 से 2 वीडियो स्ट्रैटेजीज के ऊपर देखने को मिलती रहेंगी। और मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पे आपके साथ वीडियो पोस्ट करूँ, जिससे आप उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके एक हफ्ते चेक कर सको। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक स्ट्रेटजी जिसका नाम है मैक स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैक स्ट्रेटजी मैंने जैसे मेंशन कर रखा है, इसके नाम में ही MAC है। तो M और A का मतलब है मूविंग एवरेज, पहले मैं क्लियर बता देता हूँ, और C का मतलब है वो मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने एक टर्म स्प्रिंग, इसका नाम सुना होगा। स्प्रिंग आपने देखी है, ऐसी होती है ना, इस तरह की स्प्रिंग आपने देखी होगी। हम लोग एक स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड से प्रेस करते हैं, तो वो किस तरह मूव करती है। आप देखते हो कि कंप्रेस हो जाती है स्प्रिंग, बिल्कुल ऐसे छोटी सी हो जाती है। लेकिन जब इसके ऊपर से प्रेशर हटा देते हैं तो वापस से वो जो स्प्रिंग होती है वो और भी तेज़ी से एक्सपैंड कर जाती है। तो इसी तरह का सिनेरियो दोस्तों हमारे स्टॉक्स के साथ भी होता है। जब वो कुछ टाइम के लिए एक कंप्रेशन जोन में जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो वापस से एक्सपैंड कर जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल वही है। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हम लोग 4 अलग अलग मूविंग एवरेज की वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मूविंग एवरेज का मतलब बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल से वर्ड्स में अगर मूविंग एवरेज की बात करूँ, किसी भी चीज़ की एवरेज की मैं बात करूँ, तो एवरेज क्या होता है। सपोज मैं स्टॉक्स के प्राइस के टर्म में बात करता हूँ कि कोई स्टॉक है, उसका जो प्राइस है, मैं 4 दिन का कैलकुलेशन मान लेता हूँ। कोई स्टॉक है, उसका एक दिन का फर्स्ट डे का जो प्राइस है वो 10 रुपये था। सेकेंड डे वही स्टॉक 20 रुपये का हो गया। थर्ड डे वही स्टॉक फिर से 10 रुपये का हो जाता है, और फोर्थ डे उस स्टॉक का प्राइस 40 रुपीज़ हो जाता है। तब आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो इस प्राइस का मूविंग एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 10 + 20 + 10 + 40 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, एक तरह से 80 डिवाइडेड बाई 4, मतलब जो हमारा मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपीज़ का। बस इतना सिंपल सा होने वाला है जिस तरह ये कैलकुलेशन हुई है। लेकिन दोस्तों चार्ट्स पे जाने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि किस पे ये वर्क करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी कैश के स्टॉक्स होंगे उन पे ये वर्क करेगा, निफ्टी पे वर्क करेगा, ठीक है। निफ्टी में मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी पे वर्क करेगा। अभी पूरी बात ध्यान से सुनना, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पे ये वर्क करेगा। ये तो हो गया कि किस पे वर्क करेगा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि किस पे वर्क नहीं करेगा, तो वो भी जान लो। उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शंस पे ये नहीं वर्क करेगा। कई लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन पे ये वर्क नहीं करता। फ्यूचर पे ये वर्क नहीं करेगा, निफ्टी के फ्यूचर को बाय करने के लिए या किसी भी स्टॉक के फ्यूचर को बाय करने के लिए ये वर्क नहीं करेगा। इन सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो आप किसी भी स्टॉक में अगर स्विंग प्ले करना चाहते हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तब इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ हमारे लिए और है कि जो हमारा फ्यूचर का चार्ट होता है ये एक्चुअली डिपेंड करता है जो हमारे कैश का चार्ट होता है इसके ऊपर। तो अगर हम कैश के चार्ट पर इसको अप्लाई करके लगाना सीख लेते हैं तब हम इसके हेल्प से इनडायरेक्टली फ्यूचर्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के बारे में जैसे कि आप जानते हो कि हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है और इसमें कई सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे और हम ज़्यादा करके स्विंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ निफ्टी देखकर आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि निफ्टी में हम कैसे करेंगे और बैंक निफ्टी में कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, इसके फ्यूचर में जब आप ट्रेड करोगे तब आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा इसको आप डायरेक्टली अगर फ्यूचर में अप्लाई कर दोगे तब ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्यूचर का चार्ट होता है वो निफ्टी के चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बनता है, ना कि फ्यूचर के चार्ट के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी बनता है। आई होप यहाँ तक बताई हुई चीज़ें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, जो हम लोग मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं वो कितने का यूज़ करेंगे। हमें एक्चुअली 4 मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं। पहला हमारा होगा 20 का, दूसरा हमारा होगा 50 का, थर्ड हमारा होगा 100 का
एंड फोर्थ हमारा होगा 200 का। सिर्फ और सिर्फ इन चारों मूविंग एवरेज की हेल्प से हम लोग स्टॉक्स को पहचानना सीखेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। अब इतनी बात को पहले मैं आपको चार्ट पर ले जाकर के समझाता हूँ कि आपको ये लगाना कैसे है। अब जैसे कि देख सकते हो, ये मैंने ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म अपना खोल रखा है। अब इसमें से कोई भी स्टॉक आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं जुबिलेंट फूडवर्क का चार्ट लगा लेता हूँ आपके सामने, और इस पे आपको लगाना सिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स में, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको टाइप करना है EMA। तो आपके सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक बार दबाना तो यहाँ पर एक बार आ जाएगा, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार आप दबाओगे तो आपके पास 4 EMA आ जाएंगे। यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहला आपको लगाना है 20 का लगा देना। सेकंड आपको लगाना है कितने का, 50 का। यहाँ जाकर आपको 50 लिख देना है, ओके कर देना है। देन इसके बाद थर्ड लगाना है आपको 100 का, सेम प्रोसीजर। यहाँ पर आपने 100 का लगा लिया, एंड देन थर्ड लगाने के बाद जो फोर्थ है वो लगाना है आपको 200 का। तो 200 का भी आपने ओके जैसे ही किया, ये पूरी लाइन्स अपने आप लग गई। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये जो लाइन्स हैं, ये जिस कलर की हैं उसी लाइन से यहाँ पर भी रिप्रेजेंट होंगी। आप चाहो तो मैनुअली भी इन्हें चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इन चारों मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना कि सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लगाना है हमें लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक फॉर्मूला होता है यूज़, तो हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर्म करना है। लेकिन जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो मैंने आपको पीछे बताया था, उस तरह से सिंपल मूविंग एवरेज निकाला जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है चार्ट पे। अब दोस्तों हमने पहला काम जो हमारा था वो कर लिया, हमें लगाना था ये चारों मूविंग एवरेज, तो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना सीख लिया। अब हमें क्या समझना इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई स्टॉक है, उसका प्राइस इस तरह से लाइन से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब हम ये चारों मूविंग एवरेज को अप्लाई कर देंगे तो आपको ये जो चारों मूविंग एवरेज हैं ये भी लगातार साथ में इस स्टॉक के दिखाई देंगे कि इनकी वैल्यू भी ऐसे ऊपर नीचे हो रही है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब ये चारों मूविंग एवरेज इस तरह की लाइन बना रहे होंगे, ठीक है, तो जनरली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जब भी कोई स्टॉक अगर ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है या क्रैश भी हो रहा है, तो जो 200 मूविंग एवरेज होता है सबसे नीचे होगा। वो 200 मूविंग एवरेज आपका हमेशा सबसे नीचे होगा। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका 100 मूविंग एवरेज होगा, 100 के ऊपर आपका 50 का मूविंग एवरेज होगा, एंड देन आपका 20 का मूविंग एवरेज होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसी सीक्वेंस में ये लोग मूव करते हैं। अगर स्टॉक नॉर्मली मूव कर रहा है तो अगर ये डाउन ट्रेंड में चला जाए या अप ट्रेंड में है तो यही मूव करेगा, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में चलेगा तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। 200 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर चला जाएगा, 100 उसके नीचे, 50 उसके नीचे, देन 20 सबसे नीचे। तो जब स्टॉक नॉर्मली ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तब क्या होता है, जो स्टॉक का हमारा प्राइस होता है वो अगर अपने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, तो वो एक बार कोशिश करता है 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की। और जब 200 मूविंग एवरेज का टेस्ट वो कर लेता है तब उसके बाद वो स्टॉक नीचे नहीं जाता है और वहीं से वापस रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी स्टॉक पहले भी घूम जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए एक और आती है निकल के, और वो है हमारा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम दोस्तों इस पूरी एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने मोस्टली सुना होगा कि इंटरडे करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है। कई लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग डेली एनालिसिस करते हैं, तो डेली एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। कुछ लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, मैं भी अपनी कई वीडियो में वीकली एनालिसिस करता हूं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो निकल के आएगा इसी टाइम फ्रेम का आएगा। अब अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से और आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सपोज जैसे मैंने ये चारों मूविंग एवरेज हैं आपके, इन चारों मूविंग एवरेज की लाइन ऐसे बन रही थी, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि ऐसे नॉर्मली आपका स्टॉक मूव कर रहा था और ये चारों लाइन ऐसे ऐसे बन रही थी। अब आपके जो स्टॉक का प्राइस है वो फॉल होना चालू होता है।
जब फॉल होना चालू होगा तो मूविंग एवरेज भी आड़ी टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो भी ऐसे लाइन बिल्कुल पैरेलली नहीं चलती हैं, ऊपर नीचे मूव करते हुए चलती हैं। तो जब स्टॉक का प्राइस सपोज नीचे जाएगा तो सबसे पहले जो नीचे जाएगी वो जाएगी हमारी 20 मूविंग एवरेज। फिर उसके बाद हमारी धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट करेगी 50 मूविंग एवरेज। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी 100 मूविंग एवरेज होगी वो नीचे जाना स्टार्ट करेगी। एंड देन सबसे लास्ट में जो 200 डे की मूविंग एवरेज है वो इफेक्ट होना चालू होगी। क्यों? क्योंकि ये 200 दिनों का एवरेज है, ये 100 दिनों का एवरेज है, ये 50 दिनों का एवरेज है और ये सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों का एवरेज है। अब मैंने जैसे दिनों बोल दिया तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 20 टाइम्स मतलब 20 ऐसे कोई भी मतलब जो भी कैंडल्स हैं वो 20 कैंडल्स का एवरेज है, ये 50 कैंडल्स का एवरेज है। तो इस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है। मैंने डेली एनालिसिस के बेसिस पे ये बोल दिया कि 20 डेज का ये एवरेज है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे उस टाइम फ्रेम का एवरेज होता है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये निकल के आती है कि जब भी आपका स्टॉक नीचे जा रहा होगा तो ये स्टॉक का जो प्राइस होगा ये एक बार 200 डे मूविंग एवरेज को कोशिश करेगा टच करने की। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वो चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि ये कौन से टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। फिर से इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि कौन से टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा स्टॉक खड़ा है, हमें ये फाइंड करना है। जैसे ही हम ये फाइंड कर लेंगे उसके हिसाब से हमारे अलग अलग तरह के परसेंटेज ग्रोथ होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है। लेकिन जब आप ये चीज़ फाइंड कर लोगे तब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि फिर आपको वेट करना है। ये जो सी वर्ड है ना, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, इस सी वर्ड का सिंपल सा मतलब है जैसे ये लाइन सारी आपस में मैच करेंगी, कोई ऊपर चली जाएगी कोई नीचे चली जाएगी, आपकी 20 डे मूविंग एवरेज, आपकी 50 वाली, 100 वाली जैसे ही वापस ऊपर आना स्टार्ट करेंगी तो वो कुछ टाइम के लिए आप देखोगे कि एक कंसोलिडेशन वाले जोन में चलेंगी। आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो तो ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि आपके स्टॉक का प्राइस में एक ऊपर नीचे मोमेंटम चल रहा होगा। तो जब ये मोमेंटम चल रहा होगा तो जो आपके ये जो मूविंग एवरेजेस होंगे ये भी आपस में एक साथ लगभग एक दूसरे के क्लोज में चलने लगेंगे। और मैंने आपको बताया ना कि आपको जो ध्यान देना है वो इसी का देना है, और ये वर्ड है सी का मतलब है यहाँ पर कंसोलिडेशन। जैसे ही आपका स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के बाद कंसोलिडेशन फेज में जाता है, आपके लिए वही सबसे बेस्ट मौका होगा और वहीं पर आप बेस्ट बाइंग पोजीशन बना सकते हो। ये एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बेस्ट बाइंग जो पोजीशन बनाई जाती है वो इसी तरह से निकाली जाती है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी मैं चार्ट्स पे भी समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान दो कि यहाँ पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज चल रहा है मान लो, ठीक है, और ये सारी तीनों की तीनों मतलब आपकी 20, 50 एंड 100 ये तीनों की तीनों एक साथ एक ही जगह पर अगर कंसोलिडेट कर रही हैं तो इसको मैं कह सकता हूँ मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। इसको अगर मैं मैक कहूँ तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे मैं कहूँगा इस वर्ड को मैक के टर्म से। अब ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का, इसको मैं कंसीडर करूँगा मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन के फॉर्म में। तो जैसे ही आपको स्टॉक के प्राइस में यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखने लगे, आप एक पोजीशन बाई की इनिशिएट कर सकते हो। हम इसमें केवल और केवल आज के दिन बाइंग सीखेंगे, सेलिंग का भी पता लगाया जा सकता है लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग बाइंग के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ लें। अब दोस्तों मान लेता हूं कि मैं आपने ये जो मैक है मतलब जो कंसोलिडेशन है इसको फाइंड भी कर लिया, लेकिन आप बाई कहाँ पर करोगे? क्या मैक देखते ही आप बाई कर लोगे? नहीं। एक्चुअली कभी भी कोई स्टॉक अगर अच्छे खासे हाई वैल्यूएशन पे चला गया है तो या तो वो प्राइस करेक्शन करेगा या तो वो टाइम करेक्शन करेगा। प्राइस करेक्शन कैसे होगा कि सपोज कोई स्टॉक 1000 का हो गया है तो अगर उसको प्राइस करेक्शन करना है तो वो 1000 से गिरता 600 रुपये तक आ जाएगा या 400 रुपये तक आ जाएगा। तो इस तरह से उसने अपनी प्राइस को एडजस्ट कर लिया। लेकिन स्टॉक प्राइस करेक्शन में ना जा करके टाइम करेक्शन में चला जाता है, तब हम क्या देखेंगे कि वो स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक 1000 रुपये पे अगर है तो वो मोस्टली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 950 रुपये तक जाएगा या 1100 रुपये तक जाएगा, और इसी जोन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बिता देगा। तो जो उसके मूविंग एवरेजेस होंगे वो आपस में धीरे धीरे आकर के बराबर होने लगेंगे। ये केस भी हम लोग चार्ट पर कंसीडर करेंगे, तब थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ मैक खोजना। हमें कंसोलिडेशन खोजना है, वो भी मूविंग एवरेजेस का। तो वो कैसे खोजेंगे तो ले चलता हूँ मैं आपको चार्ट्स पे। अभी दोस्तों जैसे मैंने आपके सामने ये जुबिलेंट फूड का खोल रखा है तो मैं जुबिलेंट फूड पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मैं आपको भारतीय एयरटेल का चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत रिसेंट टाइम के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट होने वाला है, इसलिए पहले मैं भारतीय एयरटेल को आपको दिखाता हूँ। भारतीय एयरटेल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर ये मैंने एक्चुअली 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। सबसे पहली चीज़ टाइम फ्रेम पे हमें ध्यान देना है। तो हमारा प्राइस जो था यहाँ पर मतलब 11 जनवरी के बाद 11 से 12 जनवरी के दिन हमने अपने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया। तो हम लोग टाइम फ्रेम अगर जैसे जैसे हम लोग टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो ये मूविंग एवरेज की लाइन नीचे सरक जाती है, ये चीज़ याद रखना। अगर मान लो आपका कोई जैसे यहाँ पर है ना, अभी ये लाइन देख रहे हो एग्जैक्टली टच हो रही है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं हम लोग। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जो आपका मूविंग एवरेज है, जो प्राइस है, वो 200 वाली जो आपकी मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट लेता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन अगर जैसे ही ये सपोर्ट नहीं लेता तो मैं इसमें टाइम फ्रेम और आगे बढ़ाता। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपको टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं वो करने हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर्स। 4 आवर्स ज़ीरोधा में नहीं होता है, ट्रेडिंग व्यू में होता है। 4 आवर्स के बाद 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। इसके अलावा आप कोई और टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करोगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें यही खोजना है कि जो हमारे स्टॉक का अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, और ले रहा है तो किस जगह पर सपोर्ट ले रहा है, मतलब कितने टाइम फ्रेम में, उसको हम यहाँ पर चेंज कर करके चेक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये तो बता दिया कि देखो यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ वाले दिन ये मतलब 11 तारीख को इस जगह पर सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पर आप एक एनालिसिस कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग और थोड़ा पीछे चेक कर लेते हैं कि हम लोग को फाइंड कैसे करना है। अभी जैसे देखो यहाँ पर पीछे आते हैं अगर हम लोग और कहीं पे ये स्टॉक ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं लिया है सपोर्ट। ये सपोर्ट ले सकता है लेकिन नीचे चला गया है। अभी मैं अगर टाइम फ्रेम बढ़ा दूंगा तो ये इस जगह सपोर्ट ले सकता है। अब जैसे मान लो कि 3 तारीख है हमारी, 3 नवंबर के दिन ये स्टॉक यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। लेकिन मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को चेंज करके यहाँ पर कर लेता हूँ 1 आवर का। 30 नवंबर का चार्ट था वो, और 30 नवंबर का चार्ट ये रहा हमारा। 30 नवंबर के चार्ट में हमें इसके बाद तो नीचे ही चला गया है, तो अभी सेलिंग वाला नहीं सिखाना है आपको। यहाँ पर हमें मिल रहा है। अक्टूबर में देखते हैं। देखो अक्टूबर में आपको यहाँ पर ये बहुत शानदार सा, बिल्कुल जो चीज़ परफेक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, वो हमें अक्टूबर में मिली है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है 1 आवर का। अक्टूबर के महीने का ये एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पर देखो अक्टूबर में एग्जैक्टली 200, ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक का प्राइस अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे होगे तो 1 सेकेंड में ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे तो कैंडल्स हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह से लाइन अगर हम लोग बनाते हैं तो ये एग्जैक्टली इसी तरह से कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तब आगे क्या करना है, अब यहाँ पर देखो 200 जो ये हमारी 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, हमारे स्टॉक ने एग्जैक्टली यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मैक का मतलब मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन मतलब जो हमारी ये मूविंग एवरेज की लाइन है ये सारी इतना दूर नहीं होनी चाहिए, ये सब एक दूसरे से आपस में आकर के मिल जानी चाहिए एक गुच्छे की तरह, ठीक है। थ्रेड जैसे उलझ जाता है ना, वैसा। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो इस जोन में, इस जोन को थोड़ा सा और बड़ा कर लो, यहाँ तक देखो, इस वाले को हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ से लेकर के इस पूरे जोन को थोड़ा सा और बड़ा करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से लेकर के इस जगह तक, यहाँ पर जितनी भी आपकी मूविंग एवरेज हैं, ये वाले को 200 को छोड़ के ये आपकी 200 वाली अलग रखना, लेकिन जितनी भी आपकी मूविंग एवरेज है, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, ये तीनों की तीनों मूविंग एवरेज आप देखो कितने ज़्यादा क्लोज आ गई हैं। यहाँ पर देखो इन सब के बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन इस एरिया में जो मूविंग एवरेज का है कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं, जो इतनी देर से हम लोग मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन खोज रहे थे वो हमें इस जगह पर देखने को बहुत ही प्रॉपर वे में मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। बताऊंगा मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस, हर अलग अलग टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, याद रखना जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो बढ़ते जाएंगे।
अगर आपको जो कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन नहीं, जो आपको 200 जो मूविंग एवरेज टच कर रहा है, अगर वो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे टच करेगा आपके स्टॉक का वैल्यू, आपको उतने ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कंसोलिडेशन वाले फेज़ में आ जाते हैं कि हमें बाइंग कैसे करनी है। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर मैक पा गए, तो ये हमारे लिए परफेक्ट सिचुएशन बन गई कि आपने मैक खोज लिया। अब आपको बाइंग पोजीशन इस जगह पर इस स्टॉक में इनिशिएट करनी थी। कैसे इनिशिएट करते, उसके लिए अब मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अभी तक जो आपको इस स्टॉक का प्राइस देख रहे होगे, एक रेंज, अब यहाँ पर यूज़ क्या होगा जानते हो, यहाँ पर यूज़ होगा प्राइस एक्शन। इस जगह पर प्राइस एक्शन यूज़ होगा। अब हम लोग प्राइस एक्शन थोड़ा सा सीखेंगे। मैंने अपने चैनल पे अभी प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी मैं कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब पे भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन थोड़ा बेसिक सबको पता ही है कि ट्रेंड लाइन कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो वही सिंपल सी बेसिक को यूज़ करना है आपको। आप देख सकते हो कि जो स्टॉक का प्राइस है वो एक रेंज के अंदर घूम रहा है। इतना हर किसी को पता है कि एक रेंज के अंदर घूम रहा है। यहाँ तक हमने कंसोलिडेशन को देखा है कि जो हमारा जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है वो हमारा स्टॉक इस रेंज के अंदर घूम रहा है। ब्रैकेट मैंने बनाया था ना। अब देखो आपकी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आता वो सिंपल सा इस लेवल पे निकल के आता, यहाँ पर हमारे स्टॉक ने और उसके बाद सपोर्ट भी देख लो। रेजिस्टेंस तो बना लिया, मान लेता हूँ सपोर्ट भी आपको देखना है कि सपोर्ट क्या है आपके स्टॉक के लिए। तो सपोर्ट हमारा इस लाइन पे कहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखो तो जो हमारे स्टॉक का प्राइस है वो इस रेंज के अंदर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ इसी पैटर्न में हमारे स्टॉक का जो प्राइस है वो चल रहा था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेता है। तो हमारे लिए एक तरह से ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन बन जाती है। और जैसे ही, याद रखना, जैसे ही ये स्टॉक इस लाइन को ब्रेक करेगा, आपको एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी है। कैसे, यहाँ पर देखो, इस जगह पर आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर देते। अब यहाँ पर आपने बाई कर लिया, लेकिन दोस्त आप तो कहोगे कि कुछ दिनों बाद आपका स्टॉक नीचे चला गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, स्टॉक हमारा नीचे तो चला गया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो अपना लगा के रखना है, वो स्टॉप लॉस कैसे लगा के रखना है, हर चीज़ पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे लगाना है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, नहीं तो कोई भी पार्ट स्किप करोगे तो लॉस आप ही का होगा। अब देखो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्त, वो एग्जैक्टली ये जो 200 डे मूविंग एवरेज चल रहा है आपका, इसी लाइन पे आपको अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखना है। और स्टॉप लॉस को ऐसे लगा मत देना कि जो प्राइस चल रहा है आपने उस पर लगा के फिक्स कर दिया। आप बस वॉच करना डेली कि आपके 200 जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास क्या स्टॉक जा रहा है। अगर इसको स्टॉक क्लोज करता है नीचे की तरफ, तब आपको इसमें एग्जिट पोजीशन क्रिएट करनी है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि वापस से आपका जो स्टॉक का वैल्यू है इस प्राइस एक्शन को ब्रेक करने के बाद आपके स्टॉप लॉस को हिट करे। अगर ये आपके बाइंग करने के बाद और नीचे जाता है तो इससे आपको आने वाले समय में काफ़ी तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी समझाऊंगा वो भी मैं। देखो यहाँ पर अगर एग्जैक्टली मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आप देखो कि जो स्टॉक का प्राइस नीचे गया, यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपने इस जोन में बाइंग की और स्टॉक का प्राइस सडनली नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पर आप देखो जो आपका आवरली टाइम फ्रेम था, इस आवरली टाइम फ्रेम में आपके स्टॉक ने आपके 200 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और एग्जैक्टली यहीं से वापस रिवर्सल लेकर के फिर से ऊपर निकल गया। हमारे लिए हर्डल जोन कौन सा था, ये वाली लाइन हमारे लिए एक तरह से हर्डल जोन थी, जहाँ पर आप कंटिन्यूसली क्या देख रहे थे, रेजिस्टेंस देख रहे थे, ठीक है। अब स्टॉक ने आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब बस आपको इसको फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारे स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है एंड देन फिर यहीं पर वापस आ जाता है। ये जगह कौन सी है, वही आपका रेजिस्टेंस जोन। जो आपका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो इस स्टॉक के लिए सपोर्ट बन चुका है। ध्यान से आप देखो यहाँ पर क्या इस स्टॉक ने फिर से इसी जगह पर सपोर्ट लिया और यहाँ से देन बूम रॉकेट की तरह ऊपर गया है बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ तक। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करूँ तो जिस जगह पर आपने बाय किया वहाँ पर आपका प्राइस होता है 713 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट में। मतलब ये जो हमारी सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है और जो हमने हाई मारा है वो कितने कम ड्यूरेशन के अंदर, अगर आपने यहाँ पर 1 नवंबर के दिन भी बाइंग की होती तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने से भी कम, मतलब 22 से 23-25 तारीख मान लेता हूँ, 25 नवंबर को आपका स्टॉक
760 रुपीज़ पे जा चुका था। तो ये देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि कितने कम टाइम के अंदर कितने अच्छे रिटर्न्स आपको बन सकते हैं। अभी इसको मैं सारे चार्ट्स पर लगा कर दिखाऊंगा, आप जो चार्ट बोलो उस चार्ट पर आपको मैं लगा के दिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखने की आपको ज़रूरत है कि आपको अपने प्रॉफिट को भी कुछ लिमिटेड टाइम के बाद बुक करना है, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे तो हो सकता है कि स्टॉक वापस से नीचे आ जाए। यहाँ पर आप देखो, ध्यान दो कि उसको भी मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको स्टॉक से एग्जिट करना है। सपोज जैसे मान लो कि आप इस स्टॉक में पोजीशन बना ली, आपने बाइंग कर ली, आप एग्जिट नहीं किए, यहाँ तक चला गया। कुछ लोग एग्जिट करना भूल जाते हैं तो वापस आ गए नीचे, वापस और नीचे आ गए, और इस तरह घूमते घूमते आपने क्या कर दिया, जो आपका 200 मूविंग एवरेज था उसको आपने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो पहला सिंपल सा रूल कि आप जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करोगे आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। आप यहीं पर एग्जिट कर देना। ऑलरेडी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट था, उसको आपने बुक नहीं किया इस जगह पर, यहाँ पर आप बुक करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कितने % प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आप वापस से नीचे आ जाओ और जितना प्रॉफिट आपने कमाया था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका ख़त्म हो जाए। लेकिन इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है स्विंग ट्रेडिंग में कि आपने कहीं पोजीशन बनाई है तो आपको एक स्विंग प्ले करना है। आपको ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक में बिजी हो जाओ, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे वेरी करता रहता है। तो इन केस आपने स्विंग प्ले नहीं किया, आप ट्रेड में घुस तो गए, चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन आपने स्विंग में एंट्री करने के बाद एग्जिट प्लान ही नहीं किया, तो हो सकता है कि आपने जिस प्राइस पर ख़रीदा था स्टॉक एक अच्छा खासा हाई मार करके वापस और नीचे आ जाए, या उससे भी नीचे चला जाए जहां से आपने बाय किया था, तो आप लॉस में चले जाओ। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि हमें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। एक्चुअली दोस्तों हर टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग % है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए आप घबराना नहीं। लेकिन अभी तक मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है उसको मैं और भी किसी दूसरे चार्ट पर भी आपको लगा करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि मैं जुबिलेंट फूड के बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा था, तो फिर से मैं आ जाता हूँ जुबिलेंट फूड के ही चार्ट के ऊपर। जुबिलेंट फूड के चार्ट पे हम लोग अभी करंट के टाइम में एनालिसिस करेंगे। अभी आज की डेट पे मतलब 14 जनवरी का चार्ट हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है, तो हम लोग जो 14 जनवरी के आसपास जो सपोर्ट ले रहा है स्टॉक उसको एक बार चेक करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो थोड़ा सा स्टॉक नीचे जा चुका है, तो वीकली पे चेक करते हैं। वीकली पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। डेली के बाद अगर हम लोग आवरली पे चेक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस चार्ट में एक्चुअली कुछ खास वैसा बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको समझाता हूँ इसमें। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हमें अभी इसमें चार्ट में अच्छी चीज़ बन रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जुबिलेंट फूड में देखो काफ़ी शानदार चीज़ बन रही है। वो कैसे बन रही है वो समझाता हूँ, अगर ध्यान से समझ में आए आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर हमने ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है, ध्यान रखना 200 मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। 200 मूविंग एवरेज हमारा है वो ये वाली लाइन है, पिंक वाली लाइन है ना, ये बहुत ऊपर चल रही है। तो इन फ्यूचर अभी ये चार्ट बनना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, इन फ्यूचर आप चाहो तो इसको खुद भी अप्लाई करके देख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में डाल करके आप रेगुलर इसको फॉलो कर सकते हो। अभी मैंने आपको इस टेम्पलेट को सेव करना नहीं सिखाया ना, आप जैसे चाहो तो इस टेम्पलेट को डायरेक्टली जा करके टेम्पलेट में क्लिक करके सेव इंडिकेटर टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। मैंने सेव कर रखा है। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर टेम्पलेट का नाम लिख देना, सेव पे क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा। फिर आप किसी भी चार्ट पर इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो चार्ट बन रहा है हमारा, इसमें बहुत ध्यान से समझाता हूँ एक चीज़। अभी फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्यूचर मतलब भविष्य में क्या ऐसा होगा तब हम इसमें पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब देखो जो हमारा स्टॉक का प्राइस है वो इस जगह पर कहीं चल रहा है, यहाँ पर ऊपर कहीं, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम आयरली टाइम फ्रेम को चेक कर रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस जहाँ जाएगा हमको टाइम फ्रेम उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम अगर मैंने खोल रखा है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ स्टॉक से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर कहीं है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि स्टॉक का प्राइस फॉल हो, और फॉल हो करके ये जो पिंक वाली लाइन है ना मेरी, इस पिंक वाली लाइन पे कहीं आकर के सपोर्ट ले। और जब ये स्टॉक इस पिंक वाली लाइन पे आकर के कहीं सपोर्ट लेगा तो ये जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है ये आपस में कहीं मैच बहुत क्लोज आ जाएंगी, मतलब इसकी वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी, तो ये बहुत क्लोज आ जाएंगी। और जब ये क्लोज आ जाएंगी तो इस तरह से आपस में एक दूसरे के मिक्स होती हुई जाएंगी, ठीक है। और यही हमें चाहिए रहता है इस स्ट्रैटेजी की वजह से। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारी की सारी एक मैक फॉर्म कर ले।
मैक मतलब मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। जैसे ही ये मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन फॉर्म होगा, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या होता है, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सिंपल बेसिक चीज़ें आप यूज़ करके जैसे ही ये स्टॉक, सपोज इस तरह से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर मूव करने लगता है, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये स्टॉक आता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, सारा का सारा कंसोलिडेशन जो मैक का होता है वो फॉर्म हो जाता है और इस स्टॉक में एक प्राइस एक्शन बन जाता है। तब आप क्या करोगे कि इस पे या तो ट्रेंड लाइन एक अप्लाई करोगे या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, और फिर जब आपका ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब आप इसमें एक नई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो और यही आपका होगा बेस्ट बाइंग लेवल। ये चीज़ समझ में आई? आई होप अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा आपको। पीछे के चार्ट में देखने से अच्छा जो फ्यूचर का चार्ट हम लोग बना रहे हैं उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि अगर स्टॉक इस तरह से मूव करता तो यहाँ पर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक करके ऊपर मूव करेगा, आपको इसमें एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप चाहो तो इस कंसोलिडेशन में भी बाय कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस कंसोलिडेशन से हमें जैसे ही बाहर निकलेंगे तब हम लोग अगर बाय करते हैं तो हमारा जो टाइम होता है ना वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। हम लोग जो स्टॉक का प्राइस होता है ना उसे टाइम कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कितने टाइम में स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर जाएगा, और यही एनालिसिस अगर आप सीख जाते हो तो आप एग्जैक्टली हाई पे तो नहीं बाय मतलब सेल करोगे, लेकिन हाई के आसपास में ही कहीं अपना प्रॉफिट बुक करोगे और सेल करके निकल जाओगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया है इस वीडियो में, लेकिन हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो आपका मैक फॉर्म हो रहा है इसको फॉर्म होने में भी टाइम लगता है, तो हम लोग इस टाइम को भी कैसे जज करेंगे इससे रिलेटेड भी एक मैं पूरा चार्ट बनाकर समझाऊंगा। कि देखो मान लो कि आपका स्टॉक है वो मैक फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और आपकी जो मूविंग एवरेज है वो आसपास में ही इसी तरह गुच्छे की तरह उलझती जा रही हैं। तो हो सकता है कि ये पूरा 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों हमारे टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसा टाइम फ्रेम हमारा होता है उतना लंबा टाइम मैक को लगता है फॉर्म होने में, और ये प्राइस एक्शन उसके बाद ही निकल के आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्टॉक में अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे मैक फॉर्म हो रहा है तो आपको ये देखना है कि वो किस तरह के टाइम फ्रेम में फॉर्म हो रहा है, तो जिससे जो आप अपना प्रॉफिट होगा उसको होल्ड कर सको, कितने टाइम तक होल्ड कर सको और कितने % प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आपको सिंपल वर्ड्स में मैं फिर से समझा दूँ कि आपको बाइंग पोजिशन कब इनिशिएट करनी है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों फिर से समझ लो कि जो आपका बाइंग पोजीशन होना चाहिए वो तब होना चाहिए जब आपका प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा हो। प्राइस एक्शन में क्या आता है, ट्रेंड लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड लाइन आपको देखनी है। दूसरी चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से आप कोशिश करोगे फाइंड करना। फिर उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ एंड में चार्ट शेयर कर दूंगा, तो उस चार्ट से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पर यह है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस दोस्तों आपका ये होना चाहिए कि जैसे ही आप इस ट्रेड में एंट्री बना लिए इस पॉइंट पे, तो जो आपका ये जो 200 मूविंग एवरेज वाली लाइन है आपके लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस होगा वो यही होगा, ठीक है। जैसे ही आप इस ट्रेड में एंटर किए तो आपके लिए जो 200 मूविंग एवरेज वाली लाइन है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलती है एग्जैक्टली इस जगह पर, ठीक है। इस लाइन पे ही आपका जो स्टॉप लॉस है, मतलब इस वैल्यू पे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हो, क्योंकि अगर इसके नीचे स्टॉक स्लिप करता है तब स्टॉक एक डेंजर जोन में जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा कि 200 जो एवरेज है, मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉक स्लिप करके जाए। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप लोग 200 मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर कर सकते हो। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब ये स्टॉक ऊपर जाने लगे तब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि आपको स्टॉक में एंट्री कैसे बनानी है, एनालिसिस कैसे करनी है और आपको अपने स्टॉप लॉसेस क्या लगाने हैं। लेकिन टारगेट और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके लिए मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।